करीबन एक महीना पहले नेपाल में एक कॉल आया जो कि था पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का, और उन्होंने कहा कि मदद करो हमारी। साथ ये भी कहा कि हमको मदद तो चाहिए लेकिन हमारी आर्थिक हालत काफी खराब है। वेलकम बैक टू फास्ट रिएक्शन। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम रिएक्शन देने वाले पाकिस्तान और नेपाल के बारे में। पाकिस्तान ने नेपाल से कुछ ऐसी चीजें मांगी हैं जो नेपाल के पास है और पाकिस्तान के पास नहीं है। आपको पता है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर कंट्री और पता नहीं उसको कौन सी चीज चाहिए जो नेपाल के अंदर और पाकिस्तान के अंदर नहीं है। आइए जानते इस रिपोर्ट को और देखते हैं कि पाकिस्तान के पास ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो वो नेपाल से लेने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, दुनिया का सिर्फ 0.03% लैंड वाला देश नेपाल जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो सराहनीय है, क्योंकि आज दुनिया का 2.8% लैंड वाला देश पाकिस्तान नेपाल की मदद मांग रहा है, वो भी उस क्षेत्र में जिसमें नेपाल ने दुनिया भर में मिसालें क्रिएट कर दी। दोस्तों हुआ है कि आज से करीबन एक महीना पहले नेपाल में एक कॉल आया जो कि था पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का, और उन्होंने कहा कि मदद करो हमारी। साथ ये भी कहा कि हमको मदद तो चाहिए लेकिन हमारी आर्थिक हालत काफी खराब है अभी, तो नेपाल मदद करो। भाई नेपाल की तरफ से कहा गया कि भाई ये सब तो ठीक है लेकिन आपको मदद किस चीज में चाहिए। पाकिस्तान ने कहा मुझे चाहिए घड़ियाल। अरे देवा शिवम, इसको यहाँ पे क्यों लाया है? मैं तो कहता हूँ इसको बंद कर दो, बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं शुम, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इसको क्यों लाया यहाँ पे? तूने कहानी नहीं सुनी इसकी? बहुत खतरनाक है ये, बहुत खतरनाक है। मैं भाग रहा हूँ भाई। जा रे केकड़ू। और नेपाल की तरफ से इस पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स है और बात वही कहीं खत्म हो गई। लेकिन घड़ियाल सुनकर आपको भी लगेगा कि ये क्या मदद है और इसके पीछे का कारण क्या है, और आखिर ऐसा क्या होगा कि पाकिस्तान को नेपाल से चाहिए घड़ियाल, जो कि एकदम शॉकिंग था। थोड़ा पीछे से ही देखें तो पाकिस्तान ने एक कंट्री के तौर पर अपने आप को बर्बाद ही किया है, अपने लैंड को बर्बाद किया है, साथ ही अपनी बायोडाइवर्सिटी को भी बर्बाद किया है और दूसरे देशों के हाथों बेचा ही है। और एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद पाकिस्तान की हालत काफी ज्यादा खराब है, जो कि चाइना और इंटरनेशनल फर्म्स के लोन के अंडर दबा पड़ा है। और जब पाकिस्तान ने बहुत कुछ बेच खाया है तो अब वो मदद मांग रहा है घड़ियाल की नेपाल से। और नेपाल के पास क्या पावर है कि इस न्यूक्लियर पावर देश को मदद मांगनी पड़ रही है, जो कि वो खुद नहीं कर सकता। दोस्तों नेपाल भले ही छोटा है लेकिन बायोडाइवर्सिटी और कंजर्वेशन में नेपाल का दुनिया भर में कोई जवाब नहीं, जबकि नेपाल में भी कई सारी दिक्कतें हैं फंड्स को लेकर और कई और चीजों को लेकर। लेकिन नेपाल ने कभी हार नहीं मानी ऐसे कंजर्वेशन और अपनी बायोडाइवर्सिटी को सही रखने के लिए, और नेपाल सालों से लगा रहा हर चीज को मैनेज करते हुए। और ये शायद नेपालियों को भी नहीं पता होगा कि बैकग्राउंड में कितने कंजर्वेशन चल रहे हैं नेपाल में और कितने सारे लोग इनके पीछे काम कर रहे हैं। आज जो घड़ियाल जिस पर पाकिस्तान नेपाल से मदद मांग रहा है उसके पीछे नेपाल की 40 सालों की कड़ी मेहनत है, जबकि नेपाल की इकोनॉमी कहीं ना कहीं कम रही थी पाकिस्तान के कंपैरिजन में काफी सालों से, और आज भी है शायद। लेकिन नेपाल ने अपने बायोडाइवर्सिटी और अपने कंजर्वेशन को कभी नहीं छोड़ा, वहीं पाकिस्तान ने इन चीज़ों पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और उसी का नतीजा कि आज पाकिस्तान में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी खत्म हो चुकी है और पाकिस्तान की हालत बद से बदतर होती जा रही है। और पूछना पड़ रहा है नेपाल से कि आपने अपने कम फंड होने के बावजूद इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज किया। तो पहले जानते हैं कि क्या कारण है कि पाकिस्तान को घड़ियालों पर नेपाल से मदद मांगनी पड़ रही है, और क्या ये कोई घड़ियालों आंसू तो नहीं है। जो आज से करीबन 40 साल पहले पाकिस्तान में भी हुआ करते थे काफ़ी सारे घड़ियाल और मगरमच्छों की कई सारी प्रजातियाँ। लेकिन लास्ट टाइम पाकिस्तान में बहने वाली नारा केनाल में जो घड़ियाल देखा गया वो देखा गया 1985 में, और उसके बाद कभी देखने को ही नहीं मिले घड़ियाल, क्योंकि वो वहाँ से ख़त्म हो चुके थे। कई लोगों ने उसकी तस्करी कर दी, बेच खाया, और चाइना जैसे देशों में उनको खाया ही जाता है। साथ ही साथ पाकिस्तान में भी कहीं ना कहीं चाइनीज़ का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, तो कहीं ना कहीं वो घड़ियाल ख़त्म हो गए। दूसरी चीज़, उन पर कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, और ये ख़त्म हो गए 1985 में ही पाकिस्तान की ख़राब नीतियों की वजह से और बायोडाइवर्सिटी साथ ही साथ चीज़ों पर ध्यान ना देने की वजह से। कुछ लोग का मानना है कि पाकिस्तान में गरीबी के चलते कई शिकारियों ने इनको बेच खाया और चाइना जैसे देशों में इसको खाया जाता है, और इसकी खाल काफ़ी ज़्यादा महंगी बिकती भी है, और इसीलिए इसको मार के फेंक भी दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये घड़ियाल शिकार बने पाकिस्तान की गरीबी का और पाकिस्तान के लोगों का, और ये क्रिटिकली इंडेंजर कैटेगरी में होने के बावजूद भी इन पर ध्यान ही नहीं दिया गया, और ये एक्सटिंक्ट हो गए कहीं ना कहीं पाकिस्तान से। दोस्तों इन घड़ियालों की बात करो तो ये घड़ियाल एक फिश ईटिंग स्पीशीज के हैं, जो कि मिलते हैं पाकिस्तान की इंडस रिवर में, और साथ ही मिलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर में, जो कि चाइना, इंडिया और बांग्लादेश से होकर जाती है। तो इन देशों में ही ये घड़ियालों की प्रजातियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज के समय नेपाल और इंडिया को छोड़कर ये बाकी देशों में एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं कहीं ना कहीं।
चाइना में कहीं ना कहीं एज ए फूड कंज्यूम हो जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे भी खत्म है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं चाइना ही है, तो वहाँ पर भी खत्म होना लाजमी है। और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बायोडाइवर्सिटी से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है। और वही कारण है कि पाकिस्तान कह रहा है कि मुझे चाहिए घड़ियाल, और नेपाल से मदद मांग रहा है कि मुझे घड़ियाल की प्रजातियों को बढ़ाना है। और नेपाल मुझे सिखाए कि कैसे इन प्रजातियों को बढ़ाया जा सकता है और कैसे इनका संरक्षण किया जाता है, जिसमें नेपाल को तो महारत हासिल है। आपको बता दें कि पाकिस्तान नेपाल से ये हेल्प तो चाहता है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी इसको इनिशिएट करने के लिए फंड नहीं है। और ऐसा कहना था खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर का, क्योंकि अगर नेपाल पाकिस्तान को कुछ एफर्ट्स लगाकर सिखाएगा तो कहीं ना कहीं उस पर जो लगने वाली वैल्यू है उसका तो पैसा चाहिए ही नेपाल को, और कहीं ना कहीं उन चीज़ों को सिखाने के लिए जो लागत लगेगी वो भी देनी पड़ेगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान को घड़ियाल ही क्यों चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत कुछ बर्बाद है, लेकिन पाकिस्तान शायद समझ रहा है बायोडाइवर्सिटी की ताकत को। दोस्तों, पाकिस्तान गवर्नमेंट चाहती है कि नारा कैनाल में फिर से इन घड़ियालों को छोड़ा जाए, और इससे कहीं ना कहीं वहाँ की बायोडाइवर्सिटी इंप्रूव होगी। साथ ही कहीं ना कहीं एक इकोलॉजिकल बैलेंस भी क्रिएट होगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान के मिनिस्टर को ये भी पता है कि पाकिस्तान की जैसी हालत है उसके लिए उसको टूरिज्म चाहिए, और कहीं ना कहीं इन घड़ियालों से भी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म बढ़ेगा, और ये लोकल लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम का काम ज़रूर करेगा। और इन चीज़ों का ज्ञान शायद पाकिस्तान में किसी को आया है, जिसके चलते ही इस चीज़ पर अब काम करने की सोची जा रही है, और मदद मांगी जा रही है दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट कंजर्वेशन नेशन के तौर पर नेपाल से, क्योंकि नेपाल ने पूरी दुनिया में साबित कर दिया है कि जैसे उसने रेड पांडा का कंजर्वेशन किया, टाइगर्स का कंजर्वेशन किया, सिंगल हॉर्न राइनो का किया, और कई और प्रजातियां हैं जिनका नेपाल ने कंजर्वेशन किया, और वो नेपाल में काफ़ी अच्छी तरीके से नेपाल में फल फूल रही, और उससे लगातार नेपाल को काफ़ी ज़्यादा फायदा भी हो रहा है। साथ ही साथ नेपाल की बायोडाइवर्सिटी भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। आपको बता दें, हाल ही में पाकिस्तान के मिनिस्टर नवाज ने इस पर बात की थी, और उन्होंने कहा था कि नेपाल से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमको मिला है। साथ ही नेपाल के भी डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की तरफ से इस चीज़ का कंफर्मेशन दिया गया है। लेकिन अब बात करते हैं नेपाल की, जिससे पाकिस्तान को मदद मांगनी पड़ रही, और कैसे नेपाल ने अपने देशों में इन घड़ियालों पर काम किया है, और बीते 40 सालों में नेपाल ने आखिर क्या किया है। तो नेपाल 1978 से एक प्रोग्राम रन कर रहा है, जो कि है रेज बेबी क्रोकोडाइल, और इससे कहीं ना कहीं बूस्ट मिला है नेपाल में कई क्रोकोडाइल की प्रजातियां का, और साथ ही साथ इन घड़ियालों का। तो 1978 से कहीं ना कहीं नेपाल में इन पर नजर रखनी शुरू की गई, और साथ ही पता ये चला कि करीबन 3 मीटर के घड़ियाल के मेल और 4 मीटर तक की फीमेल को स्ट्रगल करना पड़ता है उस वाइल्ड लाइफ की जिंदगी में, और वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं। उनका वेट नहीं बढ़ता, उनकी लेंथ नहीं बढ़ती है, और उनके जीने के लिए काफी ज्यादा मुश्किल आ जाती है। कि जो 2 साल से छोटे तक के घड़ियाल होते हैं वो कहीं ना कहीं मर जाते हैं, क्योंकि उनको खाने को नहीं मिल पाता। और सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने से पहले नेपाल में इनकी ब्रीडिंग स्टार्ट करवाई गई, जिसमें इनकी हेल्दी हैचिंग करवाई जाती थी, यानी कि छोटे क्रोकोडाइल की अच्छी तरीके से हैचिंग करवाई जाती थी, उनको रेस किया जाता था, और उसके बाद एक सर्टेन हाइट का होने के बाद उनको फिर से वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया जाता था। और इसमें काफ़ी पैसा भी खर्च होता था, और साथ ही साथ लोगों के एफर्ट्स और मेहनत भी खर्च होती थी। और इतनी मेहनत के बाद ही एक क्रोकोडाइल रेज होता था, वाइल्ड लाइफ में जाता था, जिसके बाद ही कहीं ना कहीं नेपाल में इन घड़ियालों की तादाद बढ़ी है, और उसके बाद ही कहीं ना कहीं एक अच्छे नंबर्स में ये घड़ियाल नेपाल में आज हैं। तो कहीं ना कहीं सल्यूट करिएगा कमेंट बॉक्स में एक प्यारे से कमेंट के साथ अपने इन कंजर्वेटर्स का, जिन्होंने बहुत सारी मेहनत की है इनको बचाने के लिए। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा, वी लव यू ऑल कंजर्वेटर ऑफ नेपाल। और कई सारे नेपाल के उन हीरो कंजर्वेटर की वीडियो मैंने बनाई है, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। और लिखकर ज़रूर बताइए क्या पाकिस्तान की मदद नेपाल को करनी चाहिए घड़ियाल देकर या नहीं। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर कर लीजिएगा, साथ ही सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा के बेल का आइकन है जो उसको भी दबा लीजिए, ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी फैक्ट बेस्ड खबरें उनको मिलती रहे। धन्यवाद। एनआई न्यूज़। सो उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वीडियो देखी, आपको पता चल गया कि पाकिस्तान किस चीज़ की मदद मांग रहा था और ये है क्या चीज़। सबसे पहले तो वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने घड़ियाल की बात की थी शिवम भाई ने, तो मुझे तो नहीं समझ आया कि यार घड़ियाल है क्या। अब भाई मुझे तो नहीं पता कि हिंदी में क्रोकोडाइल को या जो मगरमच्छ है उसको घड़ियाल बोलते हैं, मुझे नहीं पता था कि यार ये चीज़ें। और मैं वीडियो देखते ही जा रहा हूँ समझ कुछ आ नहीं रहा था। फिर समझ आ गई यार पाकिस्तान को क्रोकोडाइल चाहिए। अच्छा, क्रोकोडाइल्स की काफ़ी मात्रा है, काफ़ी उनकी किस्में हैं, काफ़ी उनकी मतलब नस्लें होती है,
तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, काफी जगहों पे है। अब जैसे कि मैं कराची में रहता हूँ तो यहाँ पे एक बड़ा मगरमच्छों का तालाब है, वहाँ पे है। अब मुझे नहीं पता कि यार वो मगरमच्छ की कौन सी कास्ट है पाकिस्तान में जो इस जगह इस टाइम पे कराची के अंदर है, और भी जगहों पे है। बट अगर पाकिस्तान अपनी बायो के बारे में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर यार खतरनाक हालात है, मानते हैं इस बात को। पाकिस्तान में जो बायो की जो वॉर चल रही है, या पाकिस्तान में जो वॉर चल रही है इस टाइम पे कि यार जो एनिमल्स है वो खत्म खराब हो रहे हैं, तो उसकी सबसे मेन रीजन मैं आपको बताऊं गर्मी। पाकिस्तान की में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। और दूसरी बात अगर करें कि पाकिस्तान के जो चिड़िया अगर जो जू वगैरह होता है तो उसमें भी काफी जानवर खराब हो जाते हैं। एक तो यहाँ के लोग जो है ना वो अपनी सैलरियां लेते और काम उस तरीके से नहीं कर पाते, और इसी की वजह से वो अपने चीजें खो बैठे। और दूसरी इसके अलावा अगर देखा जाए तो चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर है, काफी ज्यादा है, हम ये मानते हैं। बट पाकिस्तान के अंदर कोशिश ये होती है कि यार वो चाइनीज लोगों को बेच दी जाए, क्योंकि यार अब मिसाल के तौर पर यार एक बंदे के पास 1000 रुपए खाने को नहीं है और उसको एक चीज मिल जाए जो लाखों रुपए की है, तो अगर चाइनीज उससे 2000 रुपए में मिलेगा तो वो खुशी खुशी ले लेगा, उसको उस चीज की वैल्यू नहीं पता ना। तो यही चीज पाकिस्तान के अंदर भी चल रही है, और पाकिस्तान के लोग ये करे कि चाइनीज को काफी सारी किस्म की चीजें बेच रही है, और वो खुद भी उनको नहीं पता कि यार इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर 1 लाख की तो वो 2-4 हजार 6 हजार में भी बेच देते। इमरान की हुकूमत आएगी तो फिर ही कुछ बनेगा।